Expert Secrets. The Underground Playbook for Creating a Mass Movement of People Who Will Pay for Your Advice. Book by Russell Brunson. Introduction. क्या आपकी कोई ऐसी स्किल है जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हो? क्या आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो हमेशा के लिए लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है? आपकी तरह ही कई एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको अपने लिए ऑडियंस ढूंढने में दिक्कत आ रही है। आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो लेकिन इसके बावजूद आपको सेल्स और मार्केटिंग समझ नहीं आती। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपने लिए ऐसी ऑडियंस कैसे ढूंढी जा सकती है जिसे लेकर आप एक मूवमेंट शुरू कर सको। ये मूवमेंट ही लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाएगा। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाने के लिए जो 3 मेन फैक्टर्स चाहिए वो आप इस समरी में जानेंगे। साथ ही आप सीखोगे कि अपनी नॉलेज कैसे सेल की जाए। शायद पास्ट में कई लोगों ने आपसे सीखने से इनकार किया हो या शायद आप जो उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वो समझने में दिक्कत आ रही हो। इस समरी में आप सीखोगे कि कैसे एक स्टोरी बुनी जाए जिससे कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहे और आपके प्रति सम्मान का एटीट्यूड रखे। प्रेजेंटेशन के जरिए अपना आइडिया बेचना एक बेहतरीन तरीका है। परफेक्ट प्रेजेंटेशन के 4 पार्ट होते हैं और आप इन चारों पार्ट्स को एक प्रोफेशन की तरह क्रिएट करना सीखोगे। अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने का आइडियल तरीका है वेबिनार। ये समरी आपको एक ग्रेट वेबिनार क्रिएट करने के टिप्स देगी। लोगों को अपने वेबिनार से जोड़ने के लिए आपको अपनी वेबिनार प्रमोट करनी पड़ेगी। आप ये भी जानेंगे कि अपने ऐड के लिए आइडियल ऑडियंस कैसे ढूंढें। साथ ही आप ये भी सीखोगे कि कैसे अपने ब्लॉग, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के जरिए फ्री पब्लिसिटी हासिल की जा सकती है। ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जिनकी इनोवेशन स्किल्स लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। उनकी नॉलेज लोगों को और भी हेल्दी, अमीर और सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकती है। खुद आप जैसे एक्सपर्ट्स भी एक ऐसा करियर बनाना चाहेंगे जहां उन्हें लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने का मौका मिल सके। हालांकि आपका सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअल में ऑडियंस तक अपनी पहुंच बनाना है। ये समरी आपको इस चैलेंज को फेस करने के लिए गाइड करेगी। द कैरिस्मैटिक लीडर। आप एक एक्सपर्ट हो सकते हैं जो अपनी नॉलेज ऑडियंस से शेयर करना चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऑडियंस तैयार करनी होगी। ऑडियंस से ज़्यादा आपको एक मूवमेंट की ज़रूरत है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको फॉलो करे और जिनकी नज़र में आप उनके आइडल हो। आपका गोल है एक बड़ा फैन फॉलोइंग क्रिएट करना। इसे मास मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सरवाइव करने और सक्सेसफुल होने के लिए आपको 1000 सच्चे या असली फैंस चाहिए। सच्चे फैन वो लोग होते हैं जो आपके प्रति डेडिकेटेड होते हैं। इतने ज़्यादा डेडिकेटेड कि ये आपकी प्राइवेट लाइफ तक को फॉलो करते हैं और इन्हें आपके काम से रिलेटेड हर नए अपडेट का इंतज़ार रहता है। हर मास मूवमेंट में 3 चीज़ें कॉमन होती है। पहली, एक ऐसा जादुई लीडर जो लोगों के अंदर पैशन जगा दे। दूसरा, हर मास मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई वजह या फ्यूचर विजन होता है। और तीसरा, हर मास मूवमेंट अपने मेंबर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। वैसे आमतौर पर 3 टाइप की मार्केट होती है जिनमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। बाकी मार्केट भी मौजूद होती है पर ये 3 वो है जिनमें लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। लेकिन आप इन तीनों मार्केट में ब्रॉड एडवाइस देकर कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ये मार्केट रेड ओशन कहलाती है। देखा जाए तो ये वाकई में समुद्र जैसी है जहां शार्क का झुंड मछलियों का शिकार करने के लिए आपस में तब तक लड़ता है जब तक समुद्र का पानी खून से लाल ना हो जाए। तो इसलिए आपको एक ब्लू ओशन में एंटर करने की ज़रूरत है। एक ऐसी जगह जहां अकेले आप शार्क होंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने लिए सबमार्केट और एक नीश यानी आपकी खासियत क्या है या आप किसमें माहिर हैं ढूंढना होगा। आपका नीश एक बिल्कुल नया स्पेस होगा जहां कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होगा। अब जैसे हेल्थ मार्केट का ही एग्जाम्पल ले लो, इसमें कई सब मार्केट है जैसे न्यूट्रिशन, बॉडी बिल्डिंग, वेट लॉस वगैरह। न्यूट्रिशन सब मार्केट को कई और नीश में डिवाइड किया जा सकता है जैसे कि हाई फैट डाइट, पालियो डाइट और कीटो डाइट कम्युनिटी। जब आप कोई नया नीश इंट्रोड्यूस करते हो तो 3 ऐसे सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए।
पहला सवाल, क्या आपका नीश लोगों को एक्साइट कर पाएगा? दूसरा, क्या ये उन्हें इरैशनल रूप से पैशनेट बना पाएगा? और तीसरा सवाल, क्या लोग आपके नीश के लिए पे कर पाएंगे या करना चाहेंगे? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, तो फिर आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको एक कैरिस्मेटिक लीडर का रोल निभाना पड़ेगा। इसके लिए 6 रूल्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो पहला रूल है कि ऐसी लाइफ जियो जो आपकी ऑडियंस जीना चाहती है। अगर आपका मार्केट हेल्थ सेक्टर है, तो आपको भी हेल्दी और फिट दिखना होगा। अपने ऑडियंस को एक रोल मॉडल दो जो आपका मूवमेंट ज्वाइन कर सके, क्योंकि लोग भी आपकी तरह बनना चाहेंगे। दूसरा रूल है मेंटेन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, यानी जो आप सिखा रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल श्योर होना चाहिए। आपकी ऑडियंस को आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जब आप उनसे बात करें। आप डेली मैसेज शेयर करके भी अपनी सर्टेनिटी डेवलप कर सकते हो, और ये काम आप ब्लॉग, सोशल मीडिया या पॉडकास्ट के जरिए कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि ये आपको डेली करना है। अब बारी है तीसरे रूल की, जो कहता है कि बोरिंग मत बनिए। अपनी ऑडियंस को इंटरेस्टिंग मैसेज भेजिए। आपका मैसेज नया और इनोवेटिव जरूर होना चाहिए। हालांकि कोई अजीब सा मैसेज भेजने से बचें, वरना लोग आपको पागल समझेंगे और आपके मैसेज को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे। चौथा रूल है पर्सुएसिव बनना, यानी आपको समझाना या मनाना आना चाहिए। इसके लिए आप कुछ टेक्निक यूज कर सकते हो। इनमें से एक है उनके ड्रीम को एनकरेज करना। अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करो कि वो खुद को आपके प्रोग्राम के जरिए इम्प्रूव करे। नंबर 2, आपको उनके फेलियर को जस्टिफाई करना होगा। पास्ट के लिए उनके जो भी बहाने हैं, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो हुआ उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि प्रेजेंट में वो आपके मूवमेंट से जुड़े। नंबर 3, उनके डर को दूर करें। डर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक्शन लेने से रोकती है। नंबर 4, उनके डाउट्स को कन्फर्म करो। अपनी ऑडियंस को बताओ कि जो डाउट उनके मन हैं वो कभी आपके मन में भी थे और आपने उन पर कैसे काबू पाया, ये भी बताओ। और लास्ट में उनके दुश्मनों पर पत्थर फेंको। आपके सब मार्केट में बहुत से लोग कभी ना कभी चीटिंग का शिकार हुए होंगे। हो सकता है कि किसी और एक्सपर्ट ने उन्हें झूठे वादे करके फंसाया हो, तो अब आपका काम है उनके दुश्मनों को अपने दुश्मनों की तरह ट्रीट करना। आप पब्लिकली उन लोगों को अटैक करो और अपने फॉलोअर्स को दिखाओ कि आप उनके साथ हो। कैरिस्मेटिक रूलर बनने का 5वां रूल है परवाह करना। अपने फॉलोअर्स पर ध्यान दो और उन्हें एहसास कराओ कि आप उनकी परवाह करते हो। और फाइनल रूल है उन्हें वो वैल्यू दो जो वो आपके साथ अपने रिश्ते में चाहते हैं। हो सकता है कि वैल्यू की उनकी डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन से अलग हो, इसलिए आपको अपने फॉलोअर्स को अटेंशन देनी होगी और पता करना होगा कि उन्हें क्या चाहिए। द काज। एक लीडर के बाद आपके मास मूवमेंट को जो दूसरी चीज चाहिए वो है एक कॉज, यानी एक विजन जो आपने फ्यूचर के लिए सोचा है। हर सक्सेसफुल पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल मूवमेंट के पीछे एक मकसद होता है। ऐसे 3 प्रिंसिपल है जो हर कॉज में होने चाहिए। पहला, आपका कॉज ऐसा हो जो लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सके। हर मास मूवमेंट की बुनियाद एक उम्मीद पर टिकी होती है। बगैर उम्मीद के आप लोगों को अपने साथ जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उम्मीद की वजह से ही लोग आपकी एबिलिटी पर भरोसा करते हैं कि आप उनकी लाइफ बदल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप। वो पॉलिटिक्स में उस वक्त आए जब वो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए खड़े हुए थे। अपनी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वो अमेरिका को फिर से एक महान देश बनाएंगे। उनके इस मैसेज ने लोगों को एक उम्मीद दी थी। अमेरिकन्स को उन पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने ट्रंप को अपने प्रेसिडेंट के रूप में चुना। दूसरा प्रिंसिपल है लोगों को सेल्फ आइडेंटिफाई करने दो। इसका मतलब है कि उन्हें ये एहसास होने दो कि आपका मूवमेंट उनकी पहचान का ही एक हिस्सा है। इससे उन्हें अपना पास्ट भूलकर एक नया इंसान बनने में हेल्प मिलेगी। याद रहे कि आप अपनी ऑडियंस पर आइडेंटिटी फोर्स नहीं कर सकते। उन्हें इसे चुनना होगा और इसे गले लगाना होगा। 12 टाइम ट्रेनर एक बड़ी ही सक्सेसफुल वेट लॉस कंपनी थी। कंपनी का नाम इसके ओनर कैलन 12 पर रखा गया था। उनकी एक लॉयल फॉलोइंग थी। हालांकि कैलन को एहसास हुआ कि उनकी कंपनी के साथ कोई भी असल में रिलेट नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी का नाम उनके नाम पर था।
एक दिन कैलन को आइडिया आया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर लेडी बॉस वेट लॉस कंपनी रखने का फैसला किया क्योंकि वैसे भी उनकी सारी क्लाइंट्स औरतें ही थीं। कैलन ने सोचा कि अब उनके कस्टमर्स खुद को लेडी बॉस की तरह समझेंगी और ये चीज़ उन्हें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की फीलिंग देगी। कंपनी का नाम बदलने के बाद कैलन ने नोटिस किया कि उनके पहले से 10% कस्टमर्स बढ़ गए हैं और इस तरह सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही कैलन हज़ारों डॉलर कमा रही थी और उन्होंने देखा कि उनके सच्चे फैंस भी पहले से ज़्यादा बढ़ गए थे। उनकी कंपनी की सेल तब और भी बढ़ गई जब उन्होंने लेडी बॉस मर्चेंडाइज बेचने शुरू किए। तीसरा प्रिंसिपल है लिबर्टी का एक टाइटल होना। इसे आप अपने कॉज के लिए एक स्लोगन की तरह समझ लो और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हो सकता है कि कभी आपके फॉलोअर्स को आप पर डाउट हो जाए। हो सकता है कि आपके मूवमेंट से उनका भरोसा उठ जाए। ऐसे में टाइटल ऑफ लिबर्टी उन्हें मोटिवेशन देने का काम करेगा। टाइटल ऑफ लिबर्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है मिलिट्री। अब जैसे हम यहाँ कैप्टन मोरोनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बार उन्होंने अपने सोल्जर्स को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जहां हालात उनके फेवर में नहीं थे। उनके खुद के सोल्जर्स उन पर डाउट कर रहे थे, बल्कि उनमें से कुछ तो भागकर दुश्मन की आर्मी में चले गए थे। ये बात जब कैप्टन को मालूम पड़ी तो उन्होंने एक पुराना सफ़ेद फ्लैग लिया जिस पर उन्होंने लिखा, हमारे भगवान और हमारे धर्म, हमारी आज़ादी और हमारी शांति, हमारी पत्नियों और हमारे बच्चों की याद में। सोल्जर्स ने जब ये फ्लैग देखा तो उन्हें अचानक याद आया कि वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे। बस फिर क्या था? उनके सोल्जर्स पूरे जीजान के साथ जंग के मैदान में उतर पड़े और सारी बाधाओं के खिलाफ भी जंग जीत ली। द न्यू अपॉर्चुनिटी। मास मूवमेंट का तीसरा और फाइनल कंपोनेंट है नई अपॉर्चुनिटी। इसे व्हीकल ऑफ चेंज भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी पहले से मौजूद कॉन्सेप्ट को चेंज करने या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करता। लोगों को कुछ इनोवेटिव और ओरिजिनल चाहिए होता है। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो इस कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से यकीन रखती है। उनके कस्टमर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाया है। असल में ये मूवमेंट 2001 में तब स्टार्ट हुआ था जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईपॉड इंट्रोड्यूस किया था। उन दिनों मार्केट में जितने भी म्यूजिक प्लेयर सिस्टम थे, उनमें कई तरह के इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की गई थी। शुरुआत हुई थी सीडी के साथ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 गाने स्टोर किए जा सकते थे। फिर आए MP3 प्लेयर जिनमें 150 के करीब गाने स्टोर हो सकते थे। स्टीव जॉब्स एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोगों को एक ही जगह पर पूरी की पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी मिल सके जो उनकी पॉकेट के अंदर फिट हो जाए। स्टीव जॉब्स ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही बदलकर रख दिया था जिस वक्त उन्होंने दुनिया का सबसे पहला आईपॉड अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। ऐसे कुछ कारण हैं जिसके चलते नई अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूवमेंट करने की तुलना में ज़्यादा बिकती है। ज़्यादातर लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ, पैसे और रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने की कोशिश कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें पता होता है कि इम्प्रूवमेंट करना कितना दर्दनाक और मुश्किल काम है, जबकि नई अपॉर्चुनिटी में ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। एक और फैक्टर ये है कि इम्प्रूवमेंट के लिए एम्बिशन ज़रूरी है। कई स्टडीज़ से ये बात सामने आई है कि किसी भी पॉपुलेशन में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर एम्बिशन होता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि जब आप इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो तो आपके 98% कस्टमर्स वैसे ही कम हो जाते हैं। एक एक्सपर्ट के तौर पर आपको इम्प्रूवमेंट ऑफर करने से बचना चाहिए क्योंकि इम्प्रूवमेंट रेड ओशन है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो पहले से मौजूद सबमार्केट और को इम्प्रूव करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी एक ब्लू ओशन की तरह है जहां कंपटीशन भी कम मिलेगा और सक्सेस के चांस भी ज़्यादा होंगे। हालांकि इम्प्रूवमेंट ऑफर को अवॉइड करने का मेन कारण है स्टेटस। स्टेटस का मतलब है लोग खुद को किस तरीके से माना जाता है, यानी खुद के बारे में उनकी क्या इमेज है। लोग अक्सर कोई भी काम करने से पहले अपने स्टेटस के बारे में सोचते हैं। नॉर्मली हम ऐसे काम करने से बचते हैं जो हमारा स्टेटस नीचा करे। इंसान हमेशा वही काम करना चाहता है जिससे कि उसका स्टेटस बढ़े। किसी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस घट जाता है, जबकि नई अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना अलग बात है। यही वजह है
कि नई अपॉर्चुनिटीज आपका स्टेटस ऊपर उठाती है। एक नई अपॉर्चुनिटी लोगों को नया टारगेट भी देती है। ये उन्हें नए गोल्स और पर्पज देती है। साथ ही ये उन्हें अपना पास्ट पीछे छोड़कर फ्रेश स्टार्ट करने के लिए भी एनकरेज करती है। ये सारे कारण नई अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। द एपिफनी ब्रिज। क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब कोई सेल्समैन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है कि सर या मैम ये प्रोडक्ट ले लो, और कई बार तो खरीदने के बाद हमें पछतावा भी होता है? क्या अब तक आपने कुछ ऐसा खरीदा है जिसे खरीदने के बाद आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुई हो? शायद ये वो चीज़ें होंगी जो आपने खुद डिस्कवर की होंगी। जब आप किसी को कुछ बेचने की कोशिश करते हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी ये बोलकर अपने कोर्स की मार्केटिंग मत करो कि कस्टमर्स को क्यों आपके कोर्स पर खर्च करना चाहिए। लोग चीज़ें डिस्कवर करना पसंद करते हैं। वो आपका कोर्स तभी लेंगे जब उन्हें इसकी वैल्यू खुद रियलाइज होगी। इसे है एपिफनी होना कहते हैं। लेकिन लोगों को ये एपिफनी खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि आप उन्हें बताए बगैर एपिफनी की तरफ लेकर जा सकते हो। एपिफनी की तरफ लेकर जाने को एपिफनी ब्रिज कहते हैं। अपने कोर्स को सेल करने के लिए आपको ये ब्रिज बनाना होगा। अपने प्रोग्राम के बेनिफिट्स गिनाने का कोई मतलब नहीं है। आपकी ऑडियंस आपकी तरह पैशनेट और नॉलेजेबल नहीं हो पाएगी, और ना ही वो कभी समझ पाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सोचो, आप अपने सब्जेक्ट को लेकर कैसे पैशनेट बने? क्या किसी और ने आपको लॉजिकली कन्विंस किया था, या फिर आपको किसी इमोशनल रिस्पॉन्स के कारण एपिफनी हुई थी? अपनी ऑडियंस बनाने के लिए आपको पहले उन्हें इमोशनली अपनाना बनाना होगा, और इसके लिए आपको एक स्टोरी तैयार करनी होगी। आपकी स्टोरी एक्सप्लेन करेगी कि आप जहां आज है वहां तक कैसे पहुंचे। आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर लोग आपके जैसा बनने के लिए इंस्पायर हो सके। आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो आपके नॉलेज की वैल्यू को डिस्क्राइब करती हो। ऐसी स्टोरी बनाना मुश्किल नहीं है। आपको एक सिंपल स्क्रिप्ट फॉलो करनी होगी जिसके 8 पार्ट हैं। इस स्टोरी का पहला पार्ट है आपकी बैक स्टोरी। आपको लोगों को बताना होगा कि एक एक्सपर्ट बनने से पहले आप क्या थे। उन्हें बताएं कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया था। इससे लोगों को लगेगा कि कभी आप भी उनकी तरह थे, तभी वो आप पर भरोसा कर पाएंगे कि आप उन्हें उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हो। दूसरा पार्ट आपकी इच्छाओं के बारे में है। आपको लोगों को अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वो उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें ये बताओ कि आपको कौन सी चीज़ अपनी मंजिल अचीव करने से रोक रही थी। ये आपके स्ट्रगल्स है। स्ट्रगल्स की अगर बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहरी स्ट्रगल, जैसे टाइम ना मिल पाना। इससे आपको अपने ऑडियंस से इमोशन रिस्पॉन्स मिल सकता है। हालांकि एक्सटर्नल स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग इमोशंस जनरेट नहीं करते। दूसरे टाइप में इंटरनल स्ट्रगल्स आते हैं, यानी वो इमोशनल प्रॉब्लम जो आपको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है, जैसे आपके डर, आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम और आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज। इन सारी परेशानियों से हर कोई गुजरता है, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अपनी ऑडियंस से अपने इंटरनल स्ट्रगल्स शेयर करने से आप उनके और भी करीब आ जाएंगे। आपकी स्टोरी का तीसरा पार्ट है वॉल यानी दीवार। आपने अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। आप अब अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, लेकिन आपकी टेक्निक गलत है। यही वो दीवार है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। ये दीवार आपकी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। चौथा पार्ट है एपिफनी, यानी जब आप उस फील्ड को डिस्कवर करते हो जिसमें आप एक्सपर्ट हो। आपके ज़्यादातर नए कस्टमर दीवार के उस पार खड़े हैं। उनके साथ अपनी एपिफनी शेयर करना ये दिखाता है कि वो अपनी दीवार को पार कर सकते हैं। पांचवा पार्ट है प्लान। आपको एक एपिफनी मिलती है और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। स्टोरी का ये पार्ट ऑडियंस को दिखाता है कि आप रेशन यानी लॉजिकल और काबिल है। आपकी स्टोरी का छठा पार्ट है झगड़े या तकरार, यानी जब चीज़ें आपके प्लान के खिलाफ चली जाती है। इस पार्ट में आप अपनी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करोगे। उन्हें बताओ कि कैसे आपके मन में भी हार मानने का ख्याल आया था और कैसे आपने हर मुश्किल से लड़ने का फैसला लिया।
ये आपको 7वें पार्ट की तरफ लेकर जाता है, जो है अचीवमेंट। ये पार्ट डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में है जो आपको अपनी नई अपॉर्चुनिटी से मिली है, जो कि आपकी एक्सपर्टीज के सबूत है। आपकी स्टोरी का फाइनल पार्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप अपनी बैक स्टोरी के कैरेक्टर नहीं हैं। अपनी ऑडियंस को दिखाएं कि कैसे आपकी नई अपॉर्चुनिटी ने आपको ट्रांसफॉर्म यानी बदला है। उन्हें दिखाओ कि कैसे आप उन्हें अपना पास्ट भूलकर एक बेहतर फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। द परफेक्ट वेबिनार। सिर्फ ग्रेट स्किल्स होने से आपके क्लाइंट्स नहीं बनेंगे। आपको खुद की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। सारे एक्सपर्ट्स अपनी एक्सपर्टीज प्रेजेंटेशन के जरिए बेचते हैं। खुद को मार्केट करने का सीक्रेट है ये पता होना कि एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। परफेक्ट प्रेजेंटेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। इन चारों स्टेप्स में मास्टरी हासिल करने से ही आपकी सेल में बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें पहला स्टेप सबसे इजी है। ये आपके कोर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपको शुरुआत में ही ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ानी होगी। आप जो उन्हें ऑफर कर रहे हैं उसके लिए उनका एक्साइटमेंट बरकरार रखिए। दूसरा स्टेप बिग डोमिनो कहलाता है। अक्सर ऑडियंस को 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए मानना मुश्किल होता है। इसलिए आपको वो एक चीज पहचाननी होगी जो उन्हें आपका कोर्स लेने से रोक रही है। इसे आप एक डोमिनो की तरह समझो। अगर आपने इसे गिरा दिया तो बाकी अपने आप गिर जाएंगी। 2 मेथड है जिन्हें यूज करके आप बिग डोमिनो को गिरा सकते हो। पहला मेथड है ये पता करना कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा क्या चाहती है। उन्हें दिखाओ कि आपका प्रोडक्ट ही एक तरीका है जो उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने में हेल्प कर सकता है। दूसरा मेथड है अपनी एपिफनी ब्रिज को यूज करना। आपको अपनी ऑडियंस को अपनी स्टोरी के बारे में बताना होगा। तो अब आप अपनी स्टोरी के बिग डोमिनो को ढूंढिए। उन्हें दिखाइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको वो एक चीज इग्नोर करने के लिए मनाया था। उन्हें दिखाएं कि आप अपने सफर के शुरुआत में उनके जैसे थे। प्रेजेंटेशन का तीसरा स्टेप है बिलीफ पैटर्न्स को तोड़ना और वापस बनाना। ऐसी 3 चीजें हैं जिनके बारे में आपकी ऑडियंस को गलतफहमी है। जो नई अपॉर्चुनिटी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें उस पर भी डाउट होगा। उन्हें तो ये भी डाउट होगा कि उनके अंदर इस नई अपॉर्चुनिटी को यूज करने की एबिलिटी है या नहीं। उन्हें लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स उन्हें ये नई अपॉर्चुनिटी यूज करने से रोकेंगे। इन सारे गलत बिलीफ्स को तोड़ने का एक सिंपल टेक्निक है। आपको एक एपिफनी ब्रिज शेयर करना है। एक स्टोरी शेयर करो कि कभी आपको भी नई अपॉर्चुनिटी पर डाउट हुआ करता था। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आपकी ऑडियंस अभी भी आपसे रिलेट नहीं कर पा रही तो आप कुछ स्टोरीज दूसरे लोगों के बारे में भी तैयार कर सकते हैं। बाकी के 2 गलत बिलीफ्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करें। उन लोगों के बारे में स्टोरी बनाएं जिन्हें खुद की एबिलिटी पर डाउट था कि वो आपके प्रोग्राम से जुड़े रह पाएंगे या नहीं। उन्हें ऐसे लोगों की स्टोरी भी सुनाओ जिन्होंने आपको लगभग रिजेक्ट ही कर दिया था क्योंकि उनके पास या तो वक्त नहीं था या पैसा नहीं था। अब जबकि ये 3 मेन फॉल्स बिलीफ्स है तो ऐसे कई ऑब्जेक्शन भी है। थोड़ा टाइम निकालकर ऐसे कारण ढूंढो जिससे कि वो आपका कोर्स लेने से मना कर सकते हैं। अब उन कारणों के जवाब के बारे में सोचो। अपनी प्रेजेंटेशन में वो सारे ऑब्जेक्शन और रिस्पॉन्स प्रेजेंट करो। ऑडियंस देखेगी कि इससे पहले कि वो कुछ बोले आपके पास उनके ऑब्जेक्शन का सटीक जवाब है। इससे उन्हें पूरी तरह से आप पर भरोसा हो जाएगा। आपकी प्रेजेंटेशन का चौथा और फाइनल स्टेप है स्टैक। आपकी ऑडियंस को आपके कोर्स से जो कुछ मिलेगा ये उसका कलेक्शन है। ये उस चीज की वैल्यू को दिखाता है जो आप सेल कर रहे हो। स्टडीज से पता चला है कि लोगों को सिर्फ आपकी लास्ट में कही बात ही याद रहती है। जब वो आपका फाइनल प्राइस सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लास्ट चीज सुनी है उसी के लिए पे कर रहे हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके प्रोग्राम के हर पार्ट को समराइज कर सके। आपको उन्हें स्टैक ऑफ बेनिफिट्स दिखाना है। एक स्टैक आपके कोर्स के कंपोनेंट्स की हर एक वैल्यू दिखाता है। ये कंपोनेंट्स कुछ भी सकते हैं जैसे नॉलेज, टूल्स या स्किल्स जो उन्हें आपसे सीखने को मिली है। इसका कंबाइंड वैल्यू आपके कोर्स के प्राइस का 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो आपके कोर्स का प्राइस है $1000।
आप $10,000 की वैल्यू शो करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ये बोलकर कर सकते हैं कि जो नॉलेज आप शेयर कर रहे हो उसकी वर्थ $7,000 है, टूल्स की वर्थ $2,000 है और स्किल्स की वर्थ $1,000। अपने स्टैक के हर कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करो। ये ध्यान रहे कि आपको उसमें हर एक की वैल्यू इंडिविजुअली दिखानी है। हो सकता है कि लोगों के अंदर आपके टूल्स और मेथड्स को लेकर गलतफहमियां हो, तो आपको ऊपर बताए गए टेक्निक्स की हेल्प से इन्हें तोड़ना होगा। प्रेजेंटेशन के एंड में आपको 2 सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग टूल्स यूज करने चाहिए। ये है अर्जेंसी और स्कैर्सिटी यानी कमी। अपनी ऑडियंस को लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दो, जैसे कि डिस्काउंट। अगर वो आपका कोर्स जल्द से जल्द परचेज करेंगे तभी उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे 2 या 3 एक रिजनेबल डेडलाइन है। इससे आपकी ऑडियंस घबरा जाएगी क्योंकि कोई भी अच्छी डील छोड़ना नहीं चाहेगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी और स्कैर्सिटी लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। इसके बगैर वो ज्यादा सोच सकते हैं और लास्ट में आपका कोर्स लेने से मना कर सकते हैं। परफेक्ट वेबिनार मॉडल। ट्रैवलिंग और लाइव प्रेजेंटेशन देना वाकई में एक थकाने वाला काम है। इस काम में आपको ज्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता है, जिसके चलते आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कई दिन नहीं मिल पाते हो। इसके अलावा कई बार वेन्यू इतना छोटा पड़ जाता है कि आपकी पूरी ऑडियंस आ नहीं पाती है। इन सारी चीजों की वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब वेबिनार के जरिए प्रेजेंटेशन देना पसंद करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स महीने में एक बार ही वेबिनार करते हैं। इससे उन्हें अटेंड करने वाले लोगों की लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद वो उन लोगों को टारगेट करने के लिए हर महीने नए वेबिनार क्रिएट करते हैं। लेकिन ये टेक्निक आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा कारगर नहीं है। उल्टे ये बेहद थका देने वाला काम है। बेटर कॉन्सेप्ट है सेम वेबिनार करना। हालांकि आपको हर वक्त नए ऑडियंस की तलाश करनी चाहिए। इससे आपको ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको अपने वेबिनार को परफेक्ट बनाने के लिए टाइम भी मिल जाता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आपको हर वेबिनार लाइव क्यों रखनी चाहिए। आखिरकार अगर ये ऑनलाइन है तो आपको तो बस रिकॉर्डिंग प्ले करना है। बेशक ये सच है, लेकिन आपको साल में एक बार तो लाइव सेशन करना ही चाहिए, तभी आपका वेबिनार इतना परफेक्ट हो पाएगा कि उसे रिकॉर्ड और रिप्ले किया जा सके। रसल लाइव वेबिनार किया करते थे, जिसके लिए वो एक टूल यूज करते थे, फनल हैक्स। ये टूल बिजनेस को और ज्यादा अटेंशन पाने में हेल्प करता है। एक दिन प्रेजेंटेशन के बाद ऑडियंस में से एक औरत उनके पास आई और बोली कि उन्हें रसल के प्रोडक्ट्स पसंद है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट्स तक ही क्यों सीमित है। रसल हैरान रह गए। वो अपने टूल को ऐसा बनाना चाहते थे जो किसी भी बिजनेस में यूज हो सके, लेकिन उस औरत ने उनके वेबिनार में एक गलती निकाली और इस बात का खुलासा किया कि रसल के सारे एग्जाम्पल और कहानियां सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट कंपनियों के बारे में होती थी। आप भी शायद अपने वेबिनार में कुछ ऐसी ही गलती करते होंगे, लेकिन आपकी ऑडियंस लाइव सेशन के बाद आपसे सवाल पूछ सकती है। वो उन गलतियों की तरफ इशारा कर सकती है जिसके चलते आपकी सेल कम हो रही है, और 12 महीनों के अंदर आप उनके फीडबैक को अपनी गलतियां सुधारने के लिए यूज कर सकते हो। ऑनलाइन वेबिनार आपका काफी पैसा बचा सकता है। आपको ना तो कोई मीटिंग हॉल बुक करनी है और ना ही टिकट प्रिंट करने का झंझट होगा, लेकिन एक चीज पर आपको फिर भी खर्च करना पड़ेगा और वो है एडवर्टाइजिंग। आप अपने ऐड के लिए फेसबुक या गूगल को यूज कर सकते हो। टिपिकली आपको हर रजिस्ट्रेशन पर $3 से $5 खर्च करने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 100 लोग रजिस्टर करेंगे तो आपको ऐड पर $3,000 खर्च करने होंगे। अगर आपको इससे ज्यादा खर्च करने पड़े तो मतलब आपकी मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे बोरिंग रजिस्ट्रेशन पेज, या हो सकता है कि आप गलत मार्केट को टारगेट कर रहे हो। एक बार अगर आपने हर रजिस्ट्रेशन पर 7 खर्च करने शुरू कर दिए तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार लोग आपके वेबिनार में रजिस्टर करना शुरू करें तो उन्हें बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के चांस बहुत है। हो सकता है कि लोगों को आपका वेबिनार याद ही ना रहे। इसलिए रजिस्टर करने के बाद इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल भेजना जरूरी है। ये सिंपल ईमेल होती है जिससे कि लोगों की एक्साइटमेंट बनी रहे और वो आपकी फिलॉसफी के बारे में जान पाते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि आप उन्हें वेबिनार का रिमाइंडर भेजें।
वेबिनार से एक दिन पहले ईमेल भेजो और वेबिनार स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले एक और रिमाइंडर भेजो। फिर वेबिनार शुरू होने से 15 मिनट पहले एक लास्ट रिमाइंडर भेजो ताकि अगर पिछला रिमाइंडर मिस हो गया है तो कम से कम अब उन्हें पता चल जाएगा कि वेबिनार स्टार्ट होने वाली है। वेबिनार शुरू होते ही एक नोटिफिकेशन ईमेल भी भेज दो। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स वेबिनार अटेंड करेंगे उतना ही आपका वेबिनार सक्सेसफुल रहेगा। आमतौर पर सिर्फ 25% लोग ही असल में वेबिनार अटेंड करते हैं। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट्स 25% से भी कम है तो यानी आपको अपने ऐड पर और मेहनत करनी होगी। अपना इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल इंप्रूव करने के साथ साथ और ज़्यादा रिमाइंडर भेजो। आपका क्लोज रेट ये तय करेगा कि आपका वेबिनार कितना सक्सेसफुल है। क्लोज रेट टोटल पार्टिसिपेंट्स का वो परसेंटेज है जो आपका कोर्स परचेज करते हैं। 5% से कम क्लोज रेट का मतलब है कि आपको बेहद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इससे ऊपर परसेंटेज का मतलब होगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है। अगर क्लोज रेट 15% से ऊपर है तो वो आपको मिलियनेयर बना देगी। फिल योर फनल। चेत होम्स एक फेमस लीगल मैगजीन के एडवर्टाइजिंग मैनेजर है। जब उन्होंने इस कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी उस वक्त कंपनी घाटे में चल रही थी। मार्केट में पहले से ही 15 लीगल मैगजीन थी जिनके साथ इनका कंपटीशन था और वो सभी उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। चेत ने शुरुआती दिनों में 2000 एडवर्टाइजर का टारगेट रखा था। हालांकि उनमें से उन्हें किसी का भी जवाब नहीं मिला और मिला भी तो किसी बड़ी एडवर्टाइजिंग डील का नहीं मिला। इसलिए चेत ने सोचा क्यों ना अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की जाए। उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर कंपनियों के बारे में सोचा और छानबीन शुरू कर दी। अपनी रिसर्च से चेत को 167 टारगेट मिले। वो कंपनियां अपने एडवर्टाइजिंग बजट का लगभग 90% अपने कॉम्पिटिटर्स पर खर्च कर रही थी। चेत ने सिर्फ उन्हीं कंपनियों की मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये वो कंपनियां थी जो लीगल मैगजीन में पैसा खर्च करती थी। इन एडवर्टाइजर्स के साथ डील फिक्स करने का मतलब था कि चेत के कॉम्पिटिटर्स को तगड़ा झटका लग सकता था। चेत कोशिश करते रहे लेकिन 4 महीनों तक उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। किसी ने भी उन्हें अप्रोच नहीं किया। फिर एक दिन उन्हें ज़ेरॉक्स के साथ डील फाइनल करने में कामयाबी मिली। ये उनकी कंपनी की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग डील थी। अगले 5 सालों में चेत ने अपने 167 टारगेट में से 29 को डील करने के लिए मना लिया था। उनकी मैगजीन अमेरिका की नंबर 1 मैगजीन बन गई थी। चेत एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया करते थे, ड्रीम 100 इंच। पहले वो अपने आइडियल क्लाइंट्स की एक शॉर्ट लिस्ट बना लेते और फिर उन्हें टारगेट करते। एक एक्सपर्ट होने के नाते आपको भी अपने कस्टमर्स के साथ यही करना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है आपके नीश में इजीली इंटरेस्ट दिखाएं, इसलिए ऐसे लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। हर किसी को बेचने के बजाय सिर्फ ऐसे लोगों को ही बेचें। आपका ड्रीम 100 वो 100 लोग हैं जो आपका कंटेंट अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। ये लोग ब्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर या बाकी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। आप अपने सबमार्केट को देखते हुए अपने ड्रीम 100 ढूंढ सकते हैं। ऐसे लोगों को सर्च करें जिनके साथ ऑडियंस जुड़ी हो, जिनमें बहुत से आपके ड्रीम क्लाइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अपने ड्रीम 100 के बारे में और जानकारी जुटाइए। उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। देखिए वो क्या करते हैं और उनके इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर खुद को प्रमोट करने का ऑफर दीजिए। अपने पॉडकास्ट या ब्लॉग में उनका इंटरव्यू लीजिए। आपके ड्रीम 100 आपको तुरंत ही प्रमोट करने लगे, ऐसी ना तो उनसे उम्मीद करो और ना ही उन्हें फोर्स करो। अभी आपका उनके साथ सिर्फ बेसिक रिलेशनशिप है। इसके बजाय उनसे उनके चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछताछ करो। देखो अगर आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो या नहीं। गहरा रिश्ता बनाने के बाद ही आप उनसे प्रमोशन की बात कह सकते हो। अगर ये तरीका काम कर गया तो आपको एक बड़ी ऑडियंस मिल जाएगी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको प्रमोट करना चाहे, लेकिन आप उनके ऑडियंस को इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सोशल मीडिया साइट में अब ये ऑप्शन है कि आप किसी खास इंसान के फॉलोअर्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने ड्रीम 100 के सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करना होगा, फिर फेसबुक से उनके फॉलोअर्स को एडवर्टाइज करने की रिक्वेस्ट करनी होगी। कंक्लूजन,
सबसे पहले तो आपने जाना कि कैसे एक कैरिस्मेटिक लीडर बना जाए जिसकी आपके मूवमेंट को ज़रूरत है। इसके लिए आपको 5 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल, ऐसी लाइफ जियो जो आपकी ऑडियंस जीना चाहती है। उन्हें सिखाते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको बोरिंग नहीं बल्कि पेरुएसिव बनना होगा। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए अपनी ऑडियंस को मनाने की कोशिश मत करो। उनकी परवाह करो और उन्हें सही गाइडेंस देने की कोशिश करो जो उनके काम आए। दूसरा, आपने सीखा कि आपके मूवमेंट को एक कॉज की ज़रूरत होती है। ये फ्यूचर के लिए आपका विजन है। आपको 3 प्रिंसिपल्स अपने कॉज के लिए फॉलो करने होंगे। ये आपके फॉलोअर्स को एक उम्मीद और विश्वास देंगे। ये ऐसा होना चाहिए कि आपके फॉलोअर्स इस कॉज के साथ सेल्फ आइडेंटिफाई कर सके। साथ ही इसमें टाइटल ऑफ लिबर्टी भी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपने नई अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। आपको पहले से मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के बजाय नए इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा अच्छी बिकती है। इसका मेन कारण है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके फॉलोअर्स का स्टेटस बढ़ाती है। चौथा, आपने लोगों को सेल करने के तरीके के बारे में सीखा। आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं बताना है बल्कि उन्हें एक एपिफनी देनी है। इसके लिए आपको एक स्टोरी यूज करनी होगी जिसे एपिफनी ब्रिज कहते हैं। आपने इस स्टोरी को बनाने के 8 पार्ट के बारे में सीखा। पांचवा, आपने सीखा कि एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए। आपको इसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहले तो अपनी ऑडियंस को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, फिर बिग डोमिनो को गिराओ। उसके बाद फॉल्स बिलीफ पैटर्न्स को तोड़ो और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को स्टैक के साथ एंड करो। छठा, आपने वेबिनार कंडक्ट करने के बारे में जाना। हर रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट $5 रखो। लेकिन उससे पहले इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल और वेबिनार के लिए रिमाइंडर भेजना ना भूलें। आप अपनी सक्सेस को क्लोज रेट और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से मेजर कर सकते हो। सातवां, आपने सीखा कि अपने वेबिनार को कैसे एडवर्टाइज किया जाए। आपको सबसे पहले राइट ऑडियंस ढूंढनी होगी। इसके लिए आप अपनी सबमार्केट में ड्रीम 100 का टारगेट रखो। आप अपनी ऑडियंस में ब्लॉगर, पॉडकास्टर, इन्फ्लुएंसर और दूसरे एक्सपर्ट को एडवर्टाइज करोगे। आपके पास स्किल्स है जो लोगों की लाइफ बदल सकती है। हो सकता है कि आप इन स्किल्स को यूज करके एक मल्टी मिलियनेयर बनना का सपना पूरा करना चाहते हो। ये कोई इम्पॉसिबल गोल नहीं है जो आप अचीव ना कर सको। आपको इसके लिए किसी प्रमोशन टीम की भी जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपल एक्सपर्ट सीक्रेट सप्लाई करने हैं जो आपने इस समरी में समझे हैं।